अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा यूसुफ। हर हफ्ते की तरह चीन से मईशत, सकाफत, सनत, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और तरबियत, तर्ज़ मुआशरत से जुड़ी अहम खबरों के साथ हाजिर खिदमत है। इस हफ्ते हम आपको बताएंगे कि चीनी सदर की करप्शन के हवाले से नो टॉलरेंस पॉलिसी क्या है, चीन के खलाई प्रोग्राम, सर्कुलर इकॉनमी, नए हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क के हवाले से रिपोर्ट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। बीजिंग फिनथाई रेलवे स्टेशन के माहौल दोस्त मंसूबे की सैर, चीन में लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते रुझान पर भी बात करेंगे। जानेंगे कि शियांगयांग के किसानों की तरक्की का राज क्या है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम खबरों पर सेगमेंट चाइना दिस वीक में। गुर्बत में कमी, खुराक के तहफ़्फ़ुज़, माहौल दोस्त तरक्की, डिजिटल इकॉनमी और मौसमियाती तब्दीली पर चीन दुनिया से अमली ताउन का ख्वाहां है। चीन की जानिब से तरक्की के लिए आलमी बिरादरी की तश्कील बारे रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडा 2030 पर पेशरफ्त, चैलेंजेस का तज्ज़िया शामिल है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल नॉलेज ऑन डेवलपमेंट के मुताबिक चीन ने 20 जून को एक आलमी तरक्याती रिपोर्ट जारी की है जिसका मकसद तरक्की के लिए आलमी बरादरी की तश्कील है। रिपोर्ट में अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडा बराए 2030 के निफाज में पेशरफ्त और चैलेंजेस का तज्ज़िया शामिल करने के अलावा आलमी तरक्की का तनाजुर, बुनियादी तसव्वुरात, बुनियादी उसूल, निफाज के रास्ते और ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के इब्तदाई समरात की वजाहत की गई है। रिपोर्ट में तरक्की के लिए आलमी बरादरी की तश्कील के लिए पॉलिसी की सिफारिशात भी पेश की गई हैं। चीनी रियासती कौंसलर और वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने रिपोर्ट के इजरा की तकरीब से बजरिया वीडियो लिंक खिताब किया। उन्होंने चाइना सेंटर फॉर इंटरनेशनल नॉलेज ऑन डेवलपमेंट को आलमी तरक्की की पहली रिपोर्ट जारी करने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि तरक्की इंसानी मुआशरे का अबदी मौजू और ज़माने की तरक्की की अहम अलामत है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने 21 सितंबर 2021 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास की उमूमी बहस में एक अहम तकरीर के दौरान ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव की तजवीज़ पेश की थी। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो तरक्की के लिए तरजीही बुनियादों पर पुरअज़्म रहे, अवाम के साथ वाबस्ता रहे, अवाम पर मबनी नुक्ता नज़र की पाबंद रहे, सबको फ़वाइद पहुँचाने के लिए पुरअज़्म रहे, जिद्दत पर मबनी तरक्की के लिए पुरअज़्म रहे, इंसान और फितरत के दरमियान हम आहंगी के लिए पुरअज़्म रहे और नताइज पर मबनी इक़दामात के लिए भी पुरअज़्म रहे। चीन के सदर शी जिनपिंग का कहना है कि मुल्क में किसी भी सतह पर करप्शन मंजूर नहीं है। बदउनवानी के खिलाफ बाकायदा और तवील मुद्दती तरीक़ाकार अपनाना होगा। हुक्काम को हिदायत देते हुए उनका कहना था कि इंसदाद बदउनवानी की मुहिम में मुकम्मल कामयाबी मुमकिन बनाई जाए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग ने इस अमर की जमानत देने के लिए मरबूत बेहतरी पर जोर दिया कि हुक्काम के पास बदउनवानी में मुलव्विस होने की जुर्रत, मौका या ख्वाहिश न हो। चीनी सदर ने 17 जून को इंसदाद बदउनवानी की सलाहियत बेहतर बनाने के हवाले से मुनक्किदा CPC की मरकजी कमेटी के सियासी ब्यूरो के ग्रुप स्टडी सेशन से खिताब करते हुए इंसदाद बदउनवानी की मुहिम में मुकम्मल कामयाबी का मुतालबा किया। शी ने कहा कि बदउनवानी के खिलाफ जंग एक बड़ी सियासी जद्दोजहद है जिसमें CPC शिकस्त की मुतहम्मिल नहीं हो सकती और इसे कभी नहीं हारना चाहिए क्योंकि इसका ताल्लुक अवाम से है। शी जिनपिंग के मुताबिक नए दौर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने बदउनवानी के खिलाफ बेमिसाल लड़ाई के साथ चीनी अवाम की मुकम्मल हिमायत और अपने अरकान के दरमियान आला सतही यकजहती हासिल की है। इस मौके पर उन्होंने जद्दोजहद के दौरान कीमती तजुर्बात का खुलासा बयान किया जिसमें बदउनवानी के खिलाफ अदम बर्दाश्त, इदारों में मुनासिब पाबंदियों और पार्टी के हर रुकन और अवामी दफ्तर में तैनात हर फर्द की निगरानी में बेहतरी का जिक्र शामिल था। शी जिनपिंग ने बदउनवानी के खिलाफ जंग को इंतहाई पेचीदा और मुश्किल करार देते हुए कहा कि इसमें समझौता करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। उन्होंने पार्टी के आला अहदेदारों पर जोर दिया कि वो मुताल्लिका मसाइल का सख्ती से सामना करने के लिए जुर्रतमंदाना इक़दामात करें और बदउनवानी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म रहें। चीन ब्रिक्स ममालिक के दरमियान खलाई ताउन मज़ीद बढ़ाने का ख्वाहां है। चीन की कौमी खलाई इंतजामिया का कहना है कि बैरूनी खला में ब्रिक्स ममालिक के दरमियान ताउन ज़मीन पर उनकी इक़्तिसादी और समाजी तरक्की में बेहतरी का बाइस बनेगा। ब्रिक्स नामी तंजीम में चीन, भारत, ब्राज़ील, रूस, जनूबी अफ्रीका शामिल हैं।
चीन की कौमी खलाई इंतजामिया के हुक्काम के मुताबिक बैरूनी खला में ब्रिक्स ममालिक के दरमियान ताउन ज़मीन पर उनकी इक़्तिसादी और समाजी तरक्की में बेहतरी का बायस बनेगा, क्योंकि ब्रिक्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के झुरमट से फराहम करदा आदाद शुमार, खुराक की पैदावार, आफात से निजात और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मदद फराहम कर सकते हैं। इस ज़िम्न में ताउन के मुआहदे पर, जिसमें इस अमर का खाका पेश किया गया है कि शुरका मस्नूई सैयारों के मजमूए से डाटा का हुसूल और इस्तेमाल कैसे मुमकिन बनाएंगे, मई के आखिर में मुनक्किदा ब्रिक्स ममालिक के खलाई इदारों के सरबराहान की कमेटी के इजलास में दस्तखत कर दिए गए। ब्रिक्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का मजमुआ 5 ब्रिक्स रियासतों के 6 मस्नूई सैयारों और 5 ज़मीनी स्टेशन पर मुश्तमिल है। इन ममालिक में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। ब्रिक्स से डाटा के हुसूल और इसका तज्जिया करने के लिए रवां साल के आगाज में चीन के सूबा हाइनान में एक मरकज कायम किया गया था, जो आगाज ही से ब्रिक्स ममालिक में खुराक की पैदावार के बारे में मुफीद मालूमात फराहम कर रहा है। चीनी रियासती काउंसलर वांग योंग का कहना है कि अंदरून और बैरून मुल्क मुश्किल हालात के बावजूद चीन की मईशत के तवील मुद्दत मंसूबों में कोई तब्दीली नहीं आई। चीन कोरोना की वबा पर काबू पाने, इक्तिसादी और समाजी तरक्की को मरबूत करने का अमल जारी रखेगा। फॉर्चून 500 में से 476 सरकर्दा कंपनीज के नुमाइंदों ने चीन के मशरकी सूबा शानतोंग के साहिली शहर में मुनक्किदा तीसरी छिंगताओ मल्टी नेशनल्स समिट में शिरकत की, जिसमें आला सतही खुलेपन में बेहतरी और आलमी इक्तिसादी बहाली को फरोग देने की कोशिश की गई। चीनी रियासती काउंसलर वांग योंग ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चीन गैर मुतज़लज़ल तौर पर आला सतह के खुलेपन को वुसअत देगा, कसीरुल कौमी कंपनीज के साथ बाहमी फवायद के ताउन को मजबूत बनाएगा और एक खुली आलमी मईशत की तामीर में हिस्सा लेगा। उन्होंने मजीद कहा कि चीन मंडी तक रसाई को मजीद वुसअत देगा, मुनसिफाना मसाबकत को फरोग देगा, तिजारत और सरमायाकारी को आसान बनाएगा और कानून पर मबनी बैनुल-अक़वामी कारोबारी माहौल को फरोग देगा। चीन के वसी तर खुलेपन, कारोबारी माहौल में बेहतरी और मौक़े की फराहमी पर जोर देते हुए उन्होंने दुनिया भर की कंपनीज का चीन में सरमायाकारी करने पर खैर मकदम करते हुए उसकी मंडियां तलाश करने, यकसा मौक़े की मौजूदगी में मुकाबला करने और उसकी तरक्की के फवायद से इस्तेफादा करने की दावत दी। कार्बन की आलूदगी में कमी के लिए चीन बड़े इकदामात उठा रहा है। इस सिलसिले में सर्कुलर इकोनॉमी पायदार इक्तिसादी तरक्की जांचने का अहम जरिया बन गई है, जिसकी बदौलत री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की पैदावारी कीमत 29 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की तवक्को है। चीन माहौलियाती तरक्की के नाजुक दौर में दाखिल हो चुका है, जिसके पेश नज़र सर्कुलर इकोनॉमी इक्तिसादी तरक्की के तरीक़ाकार को तब्दील करने और चीन में पायदार तरक्की महसूस करने का एक अहम जरिया बन रही है। 14वें पंसाला मनसूबाबंदी की मुद्दत 2021 से 2025 को चीन की माहौलियाती तरक्की का नाजुक दौर करार दिया गया है, जिसमें कार्बन की कमी अहम स्ट्रेटेजिक समत तस्वुर की जा रही है। बाहमी ताउन और आलूदगी में कमी के तहत कार्बन में कमी के लिए इक़दामात में इजाफा किया जा रहा है। इक़्तिसादी और समाजी तरक्की की मजमूई माहौल दोस्त तब्दीली को फरोग दिया जा रहा है और कुदरती माहौल में बेहतरी को मिकदार से मयार में तब्दील किया जा रहा है। सर्कुलर इकोनॉमी की तरक्की के 14वें पंसाला मंसूबे में चीन ने 5 अहम मंसूबों पर अमल दरामद का आगाज किया है, जिनमें शहरी फुजले की रिसाइकलिंग के निज़ाम का क़याम, सनती पार्क्स की गर्दशी तरक्की और बड़ी मिकदार में ठोस फुजले के जामे इस्तेमाल के मंसूबे, तामीराती फुजले के वसाइल के इस्तेमाल के नुमाइशी मंसूबे और सर्कुलर इकोनॉमी की कलीदी टेक्नोलॉजीज और आलात की इख्तिरा शामिल है। चंगचू चंगचिंग रेलवे सेक्शन की आजमाइशी सरगर्मी खत्म हो गई। सूबा हुपे और चोंगचिंग म्यूनिसिपैलिटी का ये ट्रैक 1068 किलोमीटर तवील है। ये ट्रैक चीन के तरक्की पजीर हाई स्पीड रेल नेटवर्क का अहम हिस्सा है। चंगचाओ चोंगचिंग हाई स्पीड रेलवे की शियांगयांग तोंग से वांगचाओपई तक के सेक्शन ने, जो चीन के तेजी से तरक्की पजीर हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा है, 27 जून को शेड्यूल ऑपरेशन के बाज़ाब्ता आगाज से पहले 19 जून को अपनी आजमाइशी सरगर्मी खत्म कर दी है। तकरीबन 1068 किलोमीटर तवील चंगचाओ चोंगचिंग हाई स्पीड रेलवे सूबा हन्नान, सूबा हुपे और चोंगचिंग म्यूनिसिपैलिटी को बाहम मुंसलिक करती है। वांगचाओपई से चोंग
चोंगछिन तक और चंगचाओतोंग से शांगयांगतोंग तक के हिस्से में आमदोरफ्त की सरगर्मियों का आगाज बितरतीब नवंबर 2016 और दिसंबर 2019 से किया गया था। शांगयांगतोंग से वानचाओपुई तक नई लाइन का सेक्शन, जिसे जल्द ही आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा, 25 अप्रैल से आजमाइशी सरगर्मियों के मरहले में दाखिल होगा। फिलहाल यहाँ 45 फॉल्ट सिमुलेशन और हंगामी मशकें मुनक्किद की गई हैं। चंगचाओ चोंगछिन हाई स्पीड रेलवे के डिजाइन की रफ्तार 350 किलोमीटर फी घंटा है। पूरी लाइन फाल होने की सूरत में यहाँ ज्यादा से ज्यादा 106 तेज रफ्तार रेलगाड़ियाँ शांगयांगतोंग ता वांगचाओ सेक्शन पर चलाई जाएंगी। चीन के 14वें 5 साला मंसूबे में बच्चों की जहनी और जिस्मानी तफरीह के लिए शहरों में मुख्तलिफ मंसूबों की तामीर जारी है। तकरीबन 100 शहरों में आजमाइशी बुनियादों पर बच्चों के लिए स्कीम्स का मंसूबा बनाया गया है। हर उम्र के बच्चे इन जगहों पर बामकसद सरगर्मियों में मसरूफ रहते हैं। चीनी शहरों के लिए 1 मीटर ऊंचाई के नुक्ता नज़र से मनसूबाबंदी और तामीर अमल में लाई जा रही है, जिसमें वसी मकामात, ज़ाती सहूलियात और बच्चों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां शामिल हैं। साल 2021 में बच्चों के लिए दोस्ताना शहर की तामीर को बाज़ाब्ता तौर पर 14वें पंसाला मंसूबे के खाके में शामिल किया गया, जिसके तहत मुल्क भर के तकरीबन 100 शहरों में आजमाइशी बुनियादों पर बच्चों के लिए दोस्ताना शहर की स्कीम्स को अमली जामा पहनाने की तजवीज़ पेश की गई। चंगतू शहर के जिला वुहाओ में रिहाइश पजीर एक आबादी ने अवामी मकामात को खेल के मैदानों और बच्चों के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों के लिए बासहूलत मकामात में तब्दील कर दिया है। अब इस आबादी में छोटे बच्चों के पास अपने खेल के मैदान हैं, जबकि बड़े बच्चे अपना वक्त फलकियाती तजुर्बागाह और लाइब्रेरी में गुजार सकते हैं। चिनचंग कम्युनिटी 2014 में तामीर की गई थी, जहां रिहायशियों को सब्सक्रिप्शन की खिदमात पेश करने का आर्जी तजुर्बा किया है। मिसाल के तौर पर यहाँ बच्चों के लिए बाकायदा परवरिश और खानदानी मुआवनत की खिदमात मौजूद हैं और यहाँ के रिहायशी वालिदैन और बच्चों की तालीम के ग्रुप्स के दरमियान तालीम हासिल करते हैं। चीन की मरकजी और मकामी हुकूमतों की किसान दोस्त पॉलिसियां समरावर हो रही हैं। यहाँ वाक़ई यानप्यान कोरियन खुद मुख्तार इलाके के छोटे से गाँव में चावल की रिकॉर्ड पैदावार हो रही है। शिमाल मशरक़ी सूबे चीन की सरहदें रूस और जमहूरी कोरिया से मिलती हैं। चीन का शुमाल मशरक़ी सूबा चीलिन 2012 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 18वीं कौमी कांग्रेस के बाद से अपने सरहदी इलाकों की बहाली और मकामी रिहायशियों को मालामाल करने के लिए दिलजमई से मसरूफ अमल है। रूस और डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया से मुत्तसिल चीलिन एक कसीरुन नस्ल सूबा है, जिसकी मजमूई सरहद 1438.7 किलोमीटर तवील है। सूबे के यानप्यान कोरियन खुद इख्तियार इलाके के एक छोटे से सरहदी गाँव में 170 हेक्टेयर पर फैले धान के खेतों में तेजी से इजाफा हो रहा है, जबकि माजी में बिखरी हुई काश्तकारी के अंदाज ने किसी भी खानदान के लिए चावल की अच्छी अक़साम के साथ बड़े पैमाने पर काश्तकारी मुश्किल बना दी है। मकामी हुकूमत की भरपूर हिमायत से इस गांव ने सब्ज और नामियाती चावल की मयारी काश्त में कामयाबी हासिल की है और इनमें से चंद अक़साम को ब्रांड के तौर पर रजिस्टर भी किया है, जिससे इनकी कीमत में तकरीबन 2 गुना इजाफा हो चुका है। यानप्यान प्रीफेक्चर की 8 काउंटीज और शहरों में नामियाती चावल के मराकज कायम किए गए हैं, जहां सालाना पैदावार 2,50,000 टन तक पहुंच चुकी है। चीन के बगैर पायलट माल बरदार हवाई जहाज TP500 ने 27 मिनट तक कामयाब उड़ान भर ली। एविएशन इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के मुताबिक ये तैयारा 500 किलोग्राम सामान के साथ 500 किलोमीटर फासले तक परवाज कर सकता है। एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने ऐलान किया है कि मकामी तौर पर तैयार करदा बगैर पायलट के माल बरदार हवाई जहाज TP500 ने 18 जून को अपनी पहली कामयाब परवाज मुकम्मल कर ली है। AVIC के मुताबिक माल बरदार जहाज ने 27 मिनट की पहली परवाज की और इस दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना का कहना है कि AVIC फर्स्ट एयरक्राफ्ट इंस्टीट्यूट की जानिब से तैयार करदा TP500 मुल्क का पहला बड़ा बगैर पायलट का माल बरदार जहाज है, जिसे चीनी शहरी हवाबाजी के वज़ा करदा कवायद व ज़वाबित के तहत तैयार किया गया है। ये एक आम मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाला बगैर पायलट का जरिया नकलो हमल है, जिसमें बोझ उठाने की सलाहियत ज्यादा है और इसकी ज्यादा से ज्यादा रेंज 1800 किलोमीटर है। AVIC का कहना है कि ये तैयारा सामान के साथ 500 किलोमीटर के फासले तक परवाज कर सकता है, जिसका ज्यादा से ज्यादा वजन 500 किलोग्राम हो।
ہانگ کانگ کی چین کو واپسی کی 25ویں سالگرہ منانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ ہانگ کانگ گیریزن بریگیڈ کی ایک کمپنی کے فوجی جوان خصوصی ٹریننگ میں مصروف ہیں۔ بغیر ہلے جلے 3 گھنٹے تک کھڑے رہنا ان فوجیوں کا عمومی معیار ہے۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی ہانگ کانگ گیریزن کی ایک بریگیڈ کی پہلی بختر بند انفینٹری کمپنی کے سپاہی ہانگ کانگ کی چین کو واپسی کی 25ویں سالگرہ منانے کی غرض سے پرفارمنس کے لیے آتشی اسلحے کے ساتھ گروپ کی صورت میں مشق کر رہے ہیں۔ یہ ایک نئی قسم کی فورس ہے جسے آرمر اور رسمی دونوں فرائض سونپے گئے ہیں۔ اس کمپنی میں فوجیوں کی اوسط عمر صرف 23 سال ہے۔ شی اے منگ چا کے لیے، جو 1997 میں ہانگ کانگ کی وطن واپسی سے صرف 20 دن پہلے پیدا ہوئے، اعزازی گارڈ کا پرچم بلند کرنے کا کام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ شی اے کا کہنا ہے کہ انہیں اس مشن میں شامل ہونے پر فخر ہے۔ یہ سالگرہ کے تحفے کی طرح ہے، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ پی ایل اے ہانگ کانگ گیریزن کے اعزازی محافظوں کے طور پر ان کی ہر حرکت کو قریب سے دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے چاہے وہ فوجی پریڈ ہو، عام پریڈ ہو یا گروپ کی صورت میں آتشی اسلحے کی جمناسٹکس، انہیں فرسٹ کلاس معیار دکھانے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرنا ہوگی۔ 1 منٹ تک بغیر پلک جھپکائے روشنی کا سامنا کرنا، اپنی ٹانگ کو بغیر ہلے 10 منٹ تک اٹھائے رکھنا اور بغیر ہلے 3 گھنٹے تک کھڑے رہنا اعزازی گارڈ کے ارکان کے لیے وضع کردہ عمومی معیار ہے۔ سنکیانگ اوغیور خود مختار علاقے میں خانہ بدوشوں نے موسم گرما کی سالانہ ہجرت کا آغاز کر دیا۔ ہجرت کا مقصد تازہ چراگاہیں تلاش کرنا اور مقامی ماحول کی حفاظت ہوتا ہے۔ اپنے لاکھوں مویشیوں کے ساتھ ہجرت کے لیے ان خانہ بدوشوں کی حکومت کی جانب سے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ چین کے شمال مغربی سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے میں خانہ بدوشوں نے حکومت کی حوصلہ افزائی کو مد نظر رکھتے ہوئے تازہ چراگاہیں تلاش کرنے اور مقامی ماحول کی حفاظت کے لیے اپنے لاکھوں مویشیوں کے ساتھ موسم گرما کی ہجرت کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ چرواہے ہر سال جون میں نئی چراگاہوں کی جانب سفر کرتے اور ستمبر تک وہیں قیام کرتے ہیں۔ موسمی سفر سے پہلے یہ اپنے جانوروں کو طفیلی کیڑوں اور مرض پھیلانے والے دیگر جانداروں سے محفوظ رکھنے کے لیے مویشیوں کو خصوصی غسل کے ساتھ جراثیم سے پاک کرتے ہیں۔ سنکیانگ کی علاقائی حکومت عوامی سطح پر روزگار کے مواقع بہتر بنانے اور چراگاہوں کی صحت مند ترقی کی ضمانت دینے کی کوشش کے ایک حصے کے طور پر مقامی چرواہوں کو پیشہ ورانہ ہدایات اور مالی مدد فراہم کر رہی ہے۔ سنکیانگ کی ٹیکس کاؤنٹی کے ایک غلہ بان دوئشان متالی کا کہنا ہے کہ حکومت ہر سال لائف سٹاک کے ماہرین کو ان کے پاس بھیجتی ہے تاکہ انہیں ان بھیڑوں کی شناخت کرنے میں مدد ملے جن میں افزائش نسل کی خصوصیات زیادہ ہیں۔ صوبہ سیچوان کے شہر زیکونگ میں پہلا بین الاقوامی ڈائناسور ثقافتی سیاحتی میلہ منعقد ہوا، جس میں ملٹی میڈیا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈائناسورز کی تاریخ بیان کی گئی۔ اس نمائش کے پہلے روز تقریباً 20,000 افراد کی آمد ریکارڈ کی گئی۔ چین کے جنوب مغربی صوبہ سیچوان کے شہر زیکونگ میں واقع ڈائناسور کلچر اور سائنس و ٹیکنالوجی کے صنعتی پارک میں پہلا بین الاقوامی ڈائناسور ثقافتی سیاحتی میلہ منعقد کیا گیا۔ اس نمائش کے پہلے روز تقریباً 20,000 افراد کی آمد ریکارڈ کی گئی۔ پارک کی طرف سے فراہم کردہ میوزک ڈرامہ فلائنگ ان دا بلو اسکائی میں ڈائناسور کی پیدائش سے لے کر ان کی معدومیت تک کے پورے عمل کی وضاحت کے لیے ملٹی میڈیا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی استعمال کی گئی اور یہ دکھایا گیا کہ انسانوں نے ڈائناسورز کو کیسے دریافت کیا تھا۔ نمائش میں آنے والے ایک سیاح لی شوئے کا کہنا ہے کہ اس پارک میں انسانوں اور فطرت کے درمیان ہم آہنگی کا تصور پیش کرنے کے لیے آواز اور روشنی کی جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے۔ اس قدرتی مقام پر بہت سے ماقبل تاریخی زمانے کے مناظر جیسے گھنے جنگلات، دلدلوں، آبی ذخائر، آتش فشاں اور کھائیوں کو دوبارہ تخلیق کر کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے 9 بڑے انڈور ہائی ٹیک تھیم پروگرام اور 30 آؤٹ ڈور تفریحی پروگرام تیار کیے گئے۔ بیجنگ فنگ تھائی ریلوے اسٹیشن سبز تصور اور توانائی بچت کے اصول کا آئینہ دار ہے۔ اس ماحول دوست منصوبے سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج کم ہوا۔ اس منصوبے کو سرکاری طور پر 20 جون کو فعال کیا گیا۔ ریلوے اسٹیشن کی مرکزی اسکائی لائٹ 495 میٹر طویل ہے۔ یہ مسافروں کو ہمہ وقت دن کی آرام دہ روشنی فراہم کرتی ہے۔ یہاں روشنی کی ترسیل کرنے والے 200 سے زائد پائپ نصب کیے گئے ہیں۔ اسٹیشن کی وسیع و عریض چھت پر فوٹو وولٹک پینلز نصب ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سبز تصور اور توانائی کی بچت کے اصول کو بیجنگ فنگ تھائی ریلوے اسٹیشن کے ڈیزائننگ، عمارت اور سرگرمیوں منصوبہ بندی میں نمایاں کیا گیا ہے، جو ایشیا میں ریل گاڑیوں کے مسافروں کا سب سے بڑا مرکز ہے، جسے 20 جون
सरकारी सतह पर फाल कर दिया गया। फांगथाई के जनूबी जिले में वाक़े इस रेलवे स्टेशन के 495 मीटर तवील मरकजी स्काई लाइट स्टेशन में दाखिल होने और अपनी मतलूबा रेलगाड़ी का इंतजार करने वाले मुसाफिरों को दिन की आरामदेह रोशनी फराहम करेगी। दिन की रोशनी की डिग्री को एडजस्ट करने के काबिल ये स्काई लाइट रेलवे स्टेशन के अंदर मुस्तहकम दर्जा हरारत और हवा की मौसर आमदोरफ्त के निज़ाम को बरकरार रखने में भी मदद फराहम करती है। यहाँ तेज रफ्तार गाड़ियों के प्लेटफॉर्म स्टेशन की बालाई मंजिल पर वाक़े हैं, जो प्लेटफॉर्म के नीचे मौजूद इंतजार गाहों तक कुदरती रोशनी की रहनुमाई के लिए रोशनी की तरसील करने वाले पाइपों की एक किस्म से लैस हैं। यहाँ रोशनी की तरसील करने वाले ऐसे 200 से जायद पाइप नस्ब किए गए हैं जो एक साल में 9,50,000 किलोवाट घंटे बिजली पैदा कर सकते हैं, जिससे 900 टन से जायद कार्बन के अखराज को कम किया जा सकता है। बीजिंग फांगथाई रेलवे स्टेशन की 60,000 मुरब्बा मीटर से जायद वसी छत पर नस्ब फोटोवोल्टिक पैनल से सालाना 70 लाख किलोवाट घंटे से जायद बिजली पैदा करने की तवक्को है, ताकि स्टेशन में रोशनी, हरारत, ठंडक और हवा की आमदोरफ्त के अलावा मुसाफिर लिफ्ट के लिए नस्ब आलात के लिए माहौल दोस्त तवानाई फराहम की जा सके। प्लेटफॉर्म्स के लिए स्टील के सतूनों की तामीर के दौरान तकरीबन 4,700 टन स्टील की बचत मुमकिन बनाई गई है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में 8,600 टन कमी वाक़ई हुई। स्टेशन की सतह के बहुत से हिस्सों को सिरेमिक्स प्लेट से सजाया गया था, जिन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है। बीजिंग फांगथाई रेलवे स्टेशन की तामीराती मंसूबे के चीफ इंजीनियर माहुआई के मुताबिक पूरे रेलवे स्टेशन को सब्ज इमारतों के लिए आला तरीन कौमी मेयार के साथ डिजाइन किया गया था। इसका अंदाजा कम जमीन, तामीराती सामान के इंतखाब और तवानाई की खपत के साथ साथ मुसाफिरों के लिए एक आरामदेह इंतजारगाह के माहौल को तामीर से किया जा सकता है। स्टेशन को ज्यादा स्मार्ट, महफूज और करामत बनाने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का नए अंदाज में इतलाक किया गया। बीजिंग फांगथाई रेलवे स्टेशन के डिप्टी डायरेक्टर वांग चियान का कहना है कि स्टेशन में बहुत सी नई स्मार्ट एप्लीकेशंस मौजूद हैं। एक मिसाल ये छोटा सा बॉक्स की शक्ल का आला है जो इंतजार गाहों में रियल टाइम सेंसिंग और दर्जा हरारत को एडजस्ट करने की सलाहियत रखता है, ताकि मुसाफिरों के लिए सहूलत और तवानाई की बचत मुमकिन बनाई जा सके। स्टेशन में पाई2 नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर मबनी निगरानी का निज़ाम भी नस्ब किया गया है। ये माहौलियाती हालात जैसे दर्जा हरारत, बारिश और हवा की रफ्तार के साथ साथ स्टेशन के बड़े ढांचे पर इनके असरात की बरवक्त और मुसलसल निगरानी यकीनी बनाता है। स्टेशन का स्मार्ट कोऑर्डिनेशन सिस्टम आमदोरफ्त के इंतजामात, मुसाफिरों की खिदमात और हंगामी रद्द अमल के गहरे रब्त को महसूस कर सकता है। बीजिंग फांगथाई रेलवे स्टेशन चीनी दारुल-हुकूमत का सबसे कदीम रेलवे स्टेशन है, जिसने 4 साल तक जारी रहने वाले तामीर नौ के बाद 20 जून से दोबारा खिदमात का आगाज कर दिया है। चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप कंपनी लिमिटेड के मुताबिक एक बार बहाल होने के बाद ये स्टेशन चीन में मुतादिद आर्टरियल ट्रेन लाइनों के लिए टर्मिनल के तौर पर काम करेगा, जिसे बीजिंग क्वांगचुआई स्पीड रेलवे और बीजिंग कोलोन रेलवे इदारे का कहना है कि इस रेलवे स्टेशन की सरगर्मियों के इब्तदाई मरहले के लिए 120 रेलगाड़ियों को फाल किया जा रहा है। बीजिंग फांगथाई रेलवे स्टेशन 1895 में तामीर किया गया था। साल 2010 में बंद होने तक मुसाफिर बरदार और माल बरदार गाड़ियों को खिदमात फराहम करने के बाद इस रेलवे स्टेशन की तामीर नौ का आगाज सितंबर 2018 में किया गया। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए चाइना टुडे। ब्रेक के बाद खुश आमदी। चीन में लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान फरोग पा रहा है। चीनी लाइव स्ट्रीम कॉमर्स मार्केट का हजम 1 ट्रिलियन युआन से तजावुज कर गया। रोजाना 50,000 से ज्यादा लाइव स्ट्रीम सेशन किए जाते हैं, जिनमें नामवर शख्सियात सोशल मीडिया पर मद्दाहों से बराह रास्त गुफ्तगू करके अशिया बेचती हैं। यही नहीं बल्कि चीन में पाकिस्तानी सिफारत खाना भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए पाकिस्तान के मारूफ प्रोडक्ट्स फरोख्त कर रहा है। ये रिपोर्ट देखते हैं। वेबसाइट पर या ऐप पर मदरूबा चीज़ों की तलाश, मोबाइल फ़ोन से अदायगी और बस फिर कोरिया का इंतज़ार, ये है ऑनलाइन ख़रीदारी का तरीका जिससे आप यकीनी वाकिफ़ हैं। ताहम चीन में ऑनलाइन ख़रीदारी के तरीक़ाकार में तब्दीली आ चुकी है। ये है लाइव स्ट्रीम सेलिंग, जो आज चीन में ऑनलाइन ख़रीदारी का मकबूल तरीन ज़रिया है। ताओबाओ, ख्वाइशो, डोइन समेत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर यूमिया 50,000 से ज़ायद लाइव स्ट्रीम्स की जाती हैं। चीन में मालूम शख्सियात, इन्फ्लुएंसर्स या सोशल मीडिया पर्सनालिटीज़ लोगों से बातचीत करते हैं
और नाजरीन उनकी दिलचस्प बातें सुनते हुए अपनी पसंदीदा अशिया खरीदते हैं। ये लाइव स्ट्रीम सेलिंग आम लोगों की जिंदगियों को कैसे बदल रही है? मेरा ख्याल है कि लाइव स्ट्रीम सेलिंग ने लोगों की तर्ज ज़िंदगी को बदल दिया है, क्योंकि अब लोग बहुत मसरूफ़ हो चुके हैं। लाइव स्ट्रीम की मदद से सारिफीन बराह रास्त मतलूबा अशिया देख सकते हैं और उन्हें अच्छी कीमत भी मिल सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लाइव स्ट्रीम ने हमारी तर्ज ज़िंदगी को तब्दील किया है, जो पहले नाकाबिले तसव्वुर था। वांग बाओ एक लाइव स्ट्रीमर हैं। इनके ख्वाहिशों अकाउंट पर फॉलोअर्स की तादाद 10 लाख से भी ज़ायद है। लाइव स्ट्रीम के दौरान वो लोगों को रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया से लेकर खाने पीने की चीज़ों तक मुतादिद मसनूआत की तफसीरात बताते हैं और उन्हें फ़रोख्त करते हैं। आम ऑनलाइन ख़रीदारी के मुकाबले में सार्फिन लाइव स्ट्रीम के दौरान उसी वक्त बराह रास्त लाइव स्ट्रीमर के साथ बातचीत कर सकते हैं। 5G AR 3D जैसी टेक्नोलॉजीज़ की मदद से सार्फिन को यूँ महसूस होता है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल उनके सामने मौजूद हैं और जिस भी चीज़ के बारे में उन्हें कुछ पूछना हो तो वो फौरी तौर पर पूछ सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में लाइव स्ट्रीमर्स की फराहम करता मालूमात और लोगों की जानिब से सवाल और जवाब से सार्फिन की तसल्ली हो जाती है। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमर की ज़ाती शख्सियत भी सार्फिन पर मुस्बत असरात मुर्तब कर सकती है। तो लाइव स्ट्रीम सेलिंग मकबूल होने की बुनियादी वजह क्या है? सब जानते हैं कि मुसाबकती सनत में इंसान का किरदार ज़्यादा अहम है। इस वक्त सारिफीन में लाइव स्ट्रीम्स इंतहाई मकबूल हैं और उनकी मुश्तरका खूबी मुखलिस होना है, क्योंकि वो सारिफीन के लिए बेहतर क्वालिटी मगर निस्बतन रियायती कीमत पर अशिया मुंतखब करते हैं। सारिफीन के बेहतर म्यार ज़िंदगी के साथ अखराजात में कमी आई है। इसी बाइस लाइव स्ट्रीम सेलिंग मकबूल तर होती जा रही है। चीन में लाइव स्ट्रीम कॉमर्स की तेज रफ्तार तरक्की साल 2018 से शुरू हुई। इससे कबल भी लाइव स्ट्रीम कोई नई बात नहीं थी। ताहम ई कॉमर्स के शोबे में लाइव स्ट्रीम की मदद से फरोख्त का एक बिल्कुल नया तरीका सामने आया है। साल 2019 में इंटरनेट पर मारूफ इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी मकबूलियत और फॉलोअर्स की बड़ी तादाद से इस्तिफादा करते हुए लाइव स्ट्रीम सेलिंग को मज़ीद आगे बढ़ाया। वांग बाओ ने साल 2020 में बाकायदा तौर पर लाइव स्ट्रीम सेलिंग का आगाज़ किया। उसी साल वबाई सूरत हाल के बाइस लाइव स्ट्रीम कॉमर्स की तरक्की मज़ीद तेज़ हुई और चीन में लाइव स्ट्रीम कॉमर्स मार्केट का हजम 961 बिलियन युआन से तजावुज़ कर गया। साल 2020 की पहली छमाही में चीन भर में ई कॉमर्स के शोबे में कुल 100 बिलियन लाइव स्ट्रीम्स की गई। योमिया 50,000 से ज़ायद लाइव स्ट्रीम्स हुई। वांग बाओ जैसे 4 लाख इन्फ्लुएंसर्स लाइव स्ट्रीम सेलिंग में मसरूफ़ रहे। साल 2018 से लेकर आज तक महज 4 सालों के दौरान मुल्क में लाइव स्ट्रीम कॉमर्स मार्केट का हजम हज़ारों गुना बढ़ चुका है और मजमूई मालियत 1 ट्रिलियन युआन से भी ज़ायद हो चुकी है। लाइव स्ट्रीम सेलिंग से मुतालिक रोज़गार और कारोबार के बेशुमार मौके पैदा हो रहे हैं, जिनके देही इलाकों में किसान अपने खेतों से लाइव स्ट्रीम के जरिए ज़रूरी अजनास बराह रास्त फरोख्त कर सकते हैं, जिससे उनकी आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। एक लाइव स्ट्रीमर की हैसियत से इस सनत का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? मैंने खुद भी लाइव स्ट्रीम सेलिंग से फ़ायदा उठाया है, चाहे कौमी मईशत की तरक्की के एतबार से देखा जाए या फिर लाइव स्ट्रीम से वाबस्ता अफराद या फिर सारिफीन के मफाद के लिहाज से। मुझे लाइव स्ट्रीम सेलिंग का रोशन मुस्तकबिल और भरपूर तरक्की नज़र आ रही है। चीन में ई कॉमर्स काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जो लाइव स्ट्रीम सेलिंग के लिए एक मजबूत सनदी बुनियाद है। 5G नेटवर्क और स्मार्ट मोबाइल फ़ोन का वसीह इस्तेमाल, तरक्की याफ्ता एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स
और ख्वाहिशों समेत दीगर प्लेटफॉर्म्स की जानिब से फराहम करता जदीद टेक्नोलॉजी और एक जानदार माहौल, ये सब मिलकर लाइव स्ट्रीम सेलिंग को फरोग़ दे रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स स्टेज पर अहम किरदार अदा करते हैं। वो इस सारी सन्नत को सार्फिन से जोड़ते हैं, लोगों को उनकी पुरकशिश शख्सियत और दिलचस्पातें मुतवज्जो करती हैं, मगर उसके पीछे मेहनत की एक पूरी कहानी है। वांग बाओ हर रोज 3 घंटों तक लाइव स्ट्रीम करते हैं, ताहम इन 2-3 घंटों की लाइव स्ट्रीम के लिए वो अपनी टीम के साथ मनसूबाबंदी करते हैं, मसनूआत का इंतखाब करते हैं, लाइव स्ट्रीम के लिए मुनाजिर मुंतखब करने समेत अपने फॉलोअर्स के साथ तबादला ख्याल में उन्हें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। महज एक स्मार्टफोन और नेटवर्क की तनसीब से इतनी वसीह मार्केट वजूद में आ चुकी है, तो लाइव स्ट्रीम सेलिंग का ये सारा सिलसिला कैसे आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले अशिया का इंतखाब करते हैं और लाइव स्ट्रीम करने के लिए हमें स्मार्टफोन जैसे आलात की ज़रूरत है और अच्छा नेटवर्क भी लाजिम है। इसके अलावा लाइव स्ट्रीम के दौरान बैकग्राउंड म्यूजिक्स में दीगर चीज़ें भी ज़रूरी हैं। चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स हो या फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, उन्होंने चीन में लाइव स्ट्रीम फरोख्त के शोबे में नुमायां कामयाबियां हासिल की हैं। इस वक्त वो सरहद पार तिजारत में लाइव स्ट्रीम सेलिंग की कोशिश कर रहे हैं। हालिया बरसों में दुनिया भर में ई कॉमर्स के हजम में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सार्फिन की अक्सरियत ऑनलाइन खरीदारी पसंद करती है। चीन की अंदरूनी तिजारत में लाइव स्ट्रीम सेलिंग के कामयाब तजर्बे को सरहद पार तिजारत के शोबे में मुंतकिल करना कोई मुश्किल काम नहीं रहा और इसमें काफ़ी कामयाबियां भी मिल चुकी हैं। साल 2021 में शंघाई में मुनाकिदा चीन की बैनुल अक़वामी इंपोर्ट एक्सपो के दौरान अफगान जरगुज़े के 1,20,000 से ज़ायद ऑर्डर्स लाइव स्ट्रीम के दौरान फराहत किए गए। चीन में तैनात पाकिस्तान के सफारत-ए-खाने ने भी ख्वाहिशों पर पाकिस्तानी अकाउंट खोलते हुए आला पाकिस्तानी मसनूआत को फ़रोग़ देने का कदम उठाया है। चीनी सार्फिन अपने स्मार्टफोन के ज़रिए दुनिया भर की अच्छी मसनूआत खरीद सकते हैं और अब ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुल्की इन्फ्लुएंसर्स भी लाइव स्ट्रीम के ज़रिए चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। आज के डिजिटल दौर में लाइव स्ट्रीम और ई कॉमर्स के इंतज़ाम से लाइव स्ट्रीम सेलिंग वजूद में आ गई है। ये न सिर्फ ऑनलाइन खरीदारी का नया तरीका बन चुकी है, बल्कि सार्फिन और कारोबारी खज़रात दोनों के लिए सहूलियात भी फराहम कर रही है। लाइव स्ट्रीम सेलिंग से लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में बदलाव के साथ साथ रोज़गार और कारोबार के बेशुमार मौके भी मुहैया हो रहे हैं। मुस्तक़बिल में लाइव स्ट्रीम सेलिंग या लाइव स्ट्रीम कॉमर्स इक़्तिसादी तरक्की का अहम इंजन बन जाएगी। एक ब्रेक के बाद आपको करवाएंगे चाइना की सैर। आप देखते रहिए चाइना टुडे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शियांगयोंग का इलाका मिसाली ज़राई तरक्की की अलामत बन चुका है। शियांगयोंग के किसान रिवायती और जदीद ज़राई काश्तकारी इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़राई ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से सरमाया और वक्त की बचत होती है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। शियांगयांग वस्ती चीन में वाक़ है।
شمالی سب ٹرائبل مونسون آب و ہوا اور مقامی پیچیدہ اور متنوع اراضی کی خوبیوں نے شیانگ یانگ کو زبردست زرعی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور شیانگ یانگ کے کسان روایتی تجربے اور جدید ٹیکنالوجی کے امتزاج سے اس اراضی کے لامحدود امکانات کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ چون فان روایتی چینی کیلنڈر کی 24 شمسی اصطلاحات میں سے ایک ہے۔ اس کا مطلب ہے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اور تمام چیزیں اگتی ہیں۔ شیانگ یانگ شہر کے ضلع شیانگ چو میں لوئی شنگ ایگریکلچر کوآپریٹو مرکز کے ماسٹر لی فیلڈ ورک شروع کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میرا نام لی شوانگ چون ہے، میری عمر 55 سال ہے۔ موسم بہار میں اس گندم پر زیادہ توجہ دی جانی چاہیے۔ اگر موسم بہار میں جلدی نہ کی جائے تو گرمیوں میں اناج کی پیداوار کم ہو جائے گی۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کون سا زرعی قطع غذائی اجزاء سے محروم ہے۔ ہمیں اسے غذائی محلول دینا پڑتا ہے تاکہ اس کی غذائیت کو پورا کیا جا سکے۔ اگر ہم موسم بہار میں اس موقع سے فائدہ اٹھائیں تو گرمیوں کی پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ رواں سال لوئیشیان ایگریکلچر کوآپریٹو مرکز کی جانب سے تقریباً 70 ایکڑ رقبے پر گندم کاشت کی گئی ہے، جو کہ فٹ بال کے 100 معیاری اسٹیڈیمز کے مساوی ہے۔ یہاں گندم کو غذائی ماحول فراہم کرنے کے لیے ماسٹر لی اور ان کے تکنیکی معاون کی ضرورت رہتی ہے۔ مجھے 2015 سے ڈرون کے ساتھ کام کرتے ہوئے 7 سال ہو چکے ہیں۔ ابتدائی تربیت اور تمام طریقے سیکھنے کے بعد اب میرے پاس ڈرون اڑانے کا لائسنس موجود ہے۔ موسم بہار میں چھڑکاؤ کا مرحلہ اگرچہ مختصر لیکن مشکل ہوتا ہے۔ ہم ڈرون کی مدد سے بہت سا وقت بچا سکتے ہیں۔ ڈرون کی پرواز سے پہلے ماسٹر لی کو کھیت کے کناروں پر چند کونوں کی پوزیشننگ کے لیے صرف ریموٹ کنٹرول چلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر پرواز کی حد بندی، اونچائی، رفتار اور دیگر اعداد و شمار کے لیے سسٹم پروگرام استعمال کیا جاتا ہے۔ آخر میں پرواز کا منصوبہ تیار کیا جاتا ہے۔ ہاتھ کا مستحکم انداز میں استعمال بغور مشاہدہ، یہ کام نسبتاً درستگی کا حامل ہے۔ پرواز کا منصوبہ تیار ہونے کے بعد ڈرون کئی ہیکٹرز پر مشتمل کھیتوں میں غذائی محلول کا چھڑکاؤ خودکار طریقے سے مکمل کر سکتا ہے۔ بظاہر یہ آسان کام ہے، لیکن یہ کھیتوں کے انتظام میں ڈرون ٹیکنالوجی کے اطلاق کی کلید ہے۔ میں خود کھیتی باڑی کرتا تھا، اسپرے مشین کو اپنی پیٹھ پر لاد کر غذائی محلول کا چھڑکاؤ کرتا۔ صبح سے رات گئے تک صرف آدھا ہیکٹر مکمل کرنا ہی ممکن تھا۔ بہت تھک جاتا تھا، لیکن اب ڈرون موجود ہے۔ میں خود روزانہ 20 ہیکٹر سے 40 ہیکٹر تک کے علاقے میں غذائی محلول کا چھڑکاؤ کر سکتا ہوں۔ کتنا پرسکون ہو چکا ہوں۔ ماسٹر لی جیسے نئے کاشتکار پیچیدہ اور بوریت والی زرعی سرگرمیوں کو آسان بنانے اور ان کو جلد اور مؤثر طریقے سے تکمیل کی خاطر ایسی تکنیکی ذرائع پر انحصار کرتے ہیں۔ ابھی بارش ہوئی ہے، کل اور پرسوں بھی بارش ہوئی تھی۔ ہم اب کھیتوں کو مددگار عوامل فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک جوائنٹنگ بوٹنگ کے لیے فنگی سائڈ کیڑے مار ادویہ اور پودوں کی کھادیں فوراً زمین میں ڈالیں۔ میرا نام سی زونگ شے ہے اور میرا تعلق صوبہ ہوپے کے شہر شیانگ یانگ کے ضلع شیانگ چو میں واقع کوائی قصبے سے ہے۔ اس وقت میں ہمہ گیر زرعی ٹرسٹی شپ سروس سے وابستہ ہوں۔ زرعی ٹرسٹی شپ سروس یعنی کسان اپنی زمین کاشتکاری کے لیے زرعی کوآپریٹو مرکز کو سونپ دیتے ہیں۔ کوآپریٹو مرکز سائنسی ٹیکنالوجی اور انتظام کے ذریعے پیداواری لاگت کو کم کرتے ہیں، کاشتکاری کی صلاحیت کو بہتر بناتے ہیں اور کسانوں کی آمدنی میں اضافہ کرتے ہیں۔ آپ کو اس شعبے میں مزید محنت کرنا ہوگی۔ بڑھوتری کے وقت گندم کی صورتحال کے مشاہدے کے لیے بار بار کھیت میں جائیں، بروقت اور زیادہ توجہ دیں۔ زراعت میں زرعی کوآپریٹو مرکز کی کامیابی نے نہ صرف پورے ملک میں کاشتکاری کے مراکز کو متوجہ کیا ہے بلکہ قریبی دیہاتیوں کو بھی متاثر کیا ہے۔ آج بھی چند گاؤں والوں نے ہمارے کوآپریٹو مرکز کا دورہ کیا ہے۔ میرا گودام 2017 میں مکمل ہوا تھا۔ اس کے بنیادی مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ تمام اناج کو یہاں رکھا جائے۔ یہ مکئی اور جوار کو خشک کرنے کی جگہ ہے۔ یہ گزشتہ سال دسمبر میں تعمیر کی گئی تھی۔ ہم نے پچھلے سال اسے جوار کی ساری فصل کو خشک کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اب بھی یہاں نمی کا تناسب تقریباً 30% ہے۔ یہ سب سے بڑی گاڑی ہے۔
ہمارے کوآپریٹو مراکز کسانوں کی ایک باہمی امدادی اقتصادی تنظیم ہے جو بنیادی طور پر ہمہ گیر زرعی ٹرسٹی شپ سروس فراہم کرتی ہے۔ ہم اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں وہ کسان یا تو کرنا نہیں چاہتے یا پھر اچھی طرح کر نہیں سکتے۔ ہمارا کوآپریٹو مرکز ان کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے۔ ہم بھی تعاون پروگرام میں شامل ہیں۔ میری گندم کی فصل کا دارمدار آپ پر ہے۔ وثوق سے نہیں کہہ سکتا آپ کا کھیت کتنا بڑا ہے، دوسرا واقعی تھوڑا دور ہے، لیکن چونکہ آپ لوگ یہاں موجود ہیں میں آپ کا اطمینان یقینی بناؤں گا، چاہے یہ 0.067 ہیکٹر ہو یا 0.67 ہیکٹر ہے، میں یہ آپ کے لیے کروں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ ماسٹر لی ایک ڈرون کی مدد سے گندم کے کھیت میں بآسانی کام کر رہے ہیں اور ان کی ڈرون ٹیم موسم بہار کے سرسوں کے کھیت کے لیے تیار ہو رہے ہیں تاکہ فطرت کو طاقت فراہم کی جا سکے۔ یہ اپریل کا مہینہ ہے اور سرسوں کی بڑھوتری کا بہترین وقت بھی ہے۔ یہ سرسوں دیکھو، اس کی قوت زیرگی مانگ کے مطابق نہیں ہے۔ صرف شہد کی مکھیوں کے ذریعے زیرگی کی طلب کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ کاشت شدہ رقبہ کافی وسیع ہے۔ ہمیں ڈرون کو دستی طور پر بھی چلانے کی ضرورت ہے تاکہ زیرگی کے لیے ہوا کا استعمال کیا جا سکے۔ سرسوں شیانگ یانگ کے موسم بہار کی ایک اور اہم ترین فصل ہے۔ اس کا بیج تیل نکالنے کا روایتی خام مال ہے۔ پتے سبز اور صحت بخش سبزی ہیں۔ خوبصورت پھول سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔ رواں سال موسم بہار میں شیانگ یانگ میں سرسوں کا قابل کاشت رقبہ 40,000 ہیکٹر سے تجاوز کر چکا ہے۔ ہیلو ہیلو ہیلو، کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں سن سکتا ہوں، آپ بولیں۔ کھیت میں جائیں، میں ڈرون ورک کا انتظام کروں گا۔ ٹھیک ہے، آپ شروع کرنے کے لیے تیاری کریں۔ زراعت میں ٹیکنالوجی کی حامل مصنوعات کا وسیع استعمال ذہنی مشینوں کو افرادی قوت میں تبدیل کرنے اور زرعی پیداوار کی صلاحیت کو بہتر بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ پیداواری طریقوں میں جدت اور مصنوعات کی بڑھتی ہوئی پیداوار نے روایتی کسانوں کو نئے کسانوں میں تبدیل کر دیا ہے جو زرعی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ آپ کب تشریف لائے؟ بطور زرعی تعاون کنندہ زی جانگ جے کی زیادہ مانگ کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کاشتکاری کا بھرپور تجربہ اور مکمل زرعی مشینری موجود ہے۔ سب سے اہم سبب زرعی ٹیکنالوجی کی دستیابی ہے۔ یہ دونوں جگہ کی گندم صرف ایک دن کے فرق سے کاشت کی گئی تھی۔ یہ گندم تیزی سے اگتی ہے۔ زرعی ٹیکنیشین سن فوشان کئی سال سے سی جانگ شے کے دوست ہیں۔ سی جانگ شے کی طرح وہ بھی گندم کی افزائش کا خیال رکھتے ہیں، لہٰذا وہ گندم کے کھیت میں تواتر سے آتے جاتے رہتے ہیں۔ وہ سی جانگ شے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی، زرعی مشینری اور اہم موسمی معلومات لے کر آتے ہیں۔ یہ موسم بہار میں کھیتوں کے انتظام کا اہم ترین وقت ہے۔ خاص طور پر چند روز پہلے ہی بارش ہوئی ہے جو اس موسم میں پپوندی کے لیے زیادہ سازگار ہے، لہٰذا ہمیں اس عرصے کے دوران پپوندی سے نمٹنے کے لیے اچھا کام کرنا ہے۔ شیانگ یانگ میں موسم بہار کی کاشت کے آخری مرحلے میں مونسون بارشیں کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہیں۔ یہ موسم گندم کے کھیتوں کو گرم اور مرطوب رکھتا ہے جس سے گندم کو کینسر نما پھپھوندی کا خطرہ رہتا ہے۔ پھپھوندی لگنے سے گندم کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اور معیار بھی کم ہو جاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ گندم کو پھپھوندی سے بچانے کے لیے بروقت اقدامات اٹھائے جائیں۔ آج سپہر میں اس کھیت میں سیلف سروس اسپیئر استعمال کروں گا جو پھپھوندی سے بچاؤ کے لیے انتہائی معاون ہے۔ نہ صرف آپ کو اچھا کام کرنا ہے بلکہ آپ کے آس پاس کے زرعی تعاون کنندگان کو بھی بہتر کام کرنا ہوگا۔ آہستہ آہستہ، نمبر 1 اور نمبر 3 اپنی رفتار سست کریں۔
मैं आपका वालिद अब भी ये काम कर रहा हूँ। इस काम से मोहब्बत करता हूँ। मुझे खेती बाड़ी बहुत पसंद है। अंदाजा लगाएं कि हमारे इस 667 हेक्टेयर रकबे पर कितना अनाज पैदा हो सकता है। 500 किलोग्राम। 50 लाख किलोग्राम से ज्यादा अनाज। क्या आप अपने वालिद को अजीम समझती हैं? अच्छी बात है। मौसम बहार में साल भर की मंसूबा बंदी जरूरी है। दिल लगाकर मेहनत करनी चाहिए और हिकमत अमली के साथ मंसूबा बंदी तैयार करनी चाहिए। एक अनाज से भरे गोदाम के हसूल के लिए मौसम बहार के वक्त का अच्छा इस्तेमाल जरूरी है। ये जमीन नस्ल दर नस्ल किसानों और फितरत के दरमियान रवाबत की गवाह है। चाइना टुडे से इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। आप देखते रहिए GNN।